बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शादी वाले दिन मुझे अपनी साड़ी बहुत पसंद आ गई। शादी की रात मैंने अपनी बीवी को एक तय खाने में बंद कर दिया और ससुराल में मशहूर कर दिया कि आपकी बेटी एक लड़के के साथ भाग गई है। मैंने कहा, अब अपनी छोटी बेटी की शादी मुझसे करवा दो, नहीं तो मैं आपके खिलाफ केस करवा दूंगा। मेरी शादी मेरी साली से हो गई और मैं खुशी खुशी उसके कमरे में गया और जब घूंघट उठाया तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां तो मैं दूसरे शहर में नौकरी करता था और जब अपने घर वालों से मिलने अपने शहर वापस आया तो मेरी माँ को फौरन ही मेरी शादी की पड़ गई और उन्होंने झटपट लड़कियां तलाश करना शुरू कर दी। मैंने बहुत मना किया लेकिन वो नहीं मानी। कहने लगी, बहुत मुश्किल से तो वापस आया है, अब शादी करके जाएगा तो वो बार बार यहाँ के चक्कर काटेगा। मुझे कम से कम तेरी शक्ल देखने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। अम्मा ने अपने जानने वालों के तवस्सुत से मेरा रिश्ता एक बहुत अच्छे घराने में तय कर दिया। अम्मा ने मुझे बताया कि लड़की बहुत खूबसूरत और गोरी चिट्टी है और पढ़ी लिखी है। अम्मा ने तो अपनी बहू की तारीफों में जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए थे। अम्मा ने लड़की के घर वालों को बताया था कि मुझे नौकरी की गर्ज से वापस दूसरे शहर जाना है और इसीलिए जल्दी शादी करनी होगी। लड़की के घर वाले सादगी के कायल थे। उन्होंने कहा कि वो बहुत धूमधाम से शादी नहीं करना चाहते और इसीलिए एक हफ्ते के अंदर वो अपनी बेटी की शादी सादगी से करने को तैयार हैं। दोनों घरों में जोर शोर से शादी की तैयारियां जारी थीं। मैंने अपनी छोटी बहन को चॉकलेट ला कर दी और उससे उसकी होने वाली भाभी का नंबर मांगा। मैं जानता था मेरी छोटी बहन आलिया एक चॉकलेट के बदले अपनी जान भी दे सकती है। आलिया ने फौरन ही चॉकलेट मुझसे ली और वादा कर लिया कि वो मुझे नंबर ला कर देगी। और जब अम्मा अपनी बहू की चूड़ियों का और कपड़ों का साइज लेने के लिए गईं, तो आलिया ने मुझे एक नंबर ला के दिया और बताया कि ये नंबर मेरी होने वाली बीवी महविश और उसकी बहन हिना दोनों ही इस्तेमाल करते हैं। मैंने वो नंबर संभाल कर रख लिया था और सोचा था कि सही मौके पर महविश को फोन करूंगा और उसे शादी से पहले एक दफा मुलाकात की फरमाइश करूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक महविश को नहीं देखा था। हमारे यहाँ तस्वीरों का कोई रिवाज नहीं था और शादी में इतना कम वक्त था कि मिलने मिलाने की नौबत ही नहीं आई थी। शादी की तैयारियों में दिन बहुत मसरूफ गुजर रहा था। मैंने घर में रंग और रोगन के काम को भी शुरू करवाया। हमारे घर के नीचे अब्बा ने पुराने वक्तों में एक तहखाना बनवाया था। रंग रोगन करवाते वक्त मैंने उस तहखाने में घर का सारा पुराना सामान डालकर घर को साफ सुथरा कर दिया था। उस तहखाने के बारे में मेरे और मेरी अम्मा के अलावा किसी को भी इल्म नहीं था, क्योंकि वो पुराने वक्तों का बना हुआ था और अब उसे कोई इस्तेमाल भी नहीं करता था। सारा दिन घर के काम काज में ऐसा गुजरता कि मुझे महविश को फोन करने का वक्त भी ना मिलता। मैं महविश को किसी ऐसे वक्त फोन करना चाहता था कि जब मेरे इर्द गिर्द कोई ना हो, ताकि मैं सुकून से इससे बात कर सकूं। लेकिन पिछले 2 दिनों में मुझे ऐसा कोई वक्त ना मिल सका और मेरी शादी का दिन सर पर आ गया। शादी से एक रात पहले मैंने कमरे की सजावट में जाग कर सारी रात गुजार दी थी। कमरे को इतने खूबसूरत अंदाज से सजाने के बाद मेरे दिल में अजीब से अरमान पैदा होने लगे थे और मैं पहली दफा शादी को लेकर बहुत से जज्बात महसूस कर रहा था। मैं महविश को फोन करने के लिए नंबर मिलाने ही लगा था कि उसी वक्त मेरी बड़ी बहन ने आकर मुझे कहा कि पहले बाजार के कुछ काम निपटा दो, क्योंकि देखते ही देखते शाम हो जाएगी और बारात लेकर जाना है। मुझे अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैं चाहने के बावजूद भी महविश से बात ही नहीं कर पा रहा था और ना ही उससे मुलाकात कर पाया था। मैं अपने एक दोस्त को लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ा, जब मेरे दोस्त ने अचानक मुझसे पूछा कि भाभी को मुंह दिखाई में क्या तोहफा देने वाला है। अपने दोस्त की बात सुनकर मैंने अपना सर पीट लिया, क्योंकि इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था और ना ही मुझे अंदाजा था कि महविश की पसंद कैसी है। और यही मसला जब मैंने अपने दोस्त से बयान किया तो वो कहने लगा कि इसमें क्या मुश्किल है, फोन का दौर है, कॉल मिला और भाभी से उनकी पसंद नापसंद के बारे में मालूम कर ले। मुझे अपने दोस्त सलीम की बात बिल्कुल ठीक लगी। इसी बहाने मैं महविश से बात भी कर लेता। मैंने सड़क के किनारे पर खड़े होते हुए महविश का नंबर मिलाया। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था कि न जाने कौन फोन उठाएगा, महविश या फिर उसकी छोटी बहन। मेरी कॉल मिलाते ही मुझे करीब से एक फोन बजने की आवाज सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो 2 लड़कियां एक बड़े से पार्लर के बाहर खड़ी बातें कर रही थीं। उनमें से एक के हाथ में फोन गुनगुना रहा था। मैं बगौर उन दोनों लड़कियों की तरफ देख रहा था। जब उनमें से एक लड़की ने फोन रिसीव कर लिया और जैसे ही हेलो कहा, मैं हैरान रह गया, क्योंकि उसके हेलो की आवाज मेरे फोन में से उभर रही थी। मैंने कुछ कदम पीछे हटकर बात करने की कोशिश की और बहुत गौर से उन दोनों लड़कियों को देखने लगा। उन दोनों ने मेरी तरफ नहीं देखा था। जिस लड़की ने फोन उठाया था वो बहुत ही खूबसूरत और प्यारी थी।
पहली ही नजर में मेरा दिल उस पर आशिक हो गया था। मैंने दिल से दुआ की कि यही लड़की महविश हो। उस लड़की ने फोन उठाते ही मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ, तो मैंने बता दिया कि मैं ज़हीर बात कर रहा हूँ। ये सुनते ही कुछ लम्हों के लिए वो लड़की खामोश हो गई और फिर कहने लगी कि मैं हिना बात कर रही हूँ। ये सुनकर एकदम ही मेरा दिल बुझ गया। उसने अपने साथ वाली लड़की को इशारों में कोई बात कही थी और वो शायद महविश थी। मैंने एक गहरी नजर महविश पर डाली तो मुझे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि हिना के आगे तो वो बिल्कुल ही बदसूरत नजर आ रही थी। उन दोनों के दरमियान इशारों में कोई बात हुई थी और महविश नफी में सर हिला रही थी। और उसके बाद हिना मुझसे कहने लगी कि महविश इस वक्त आपसे बात नहीं करना चाहती। शाम में आप दोनों का निकाह है और उसे शर्म महसूस हो रही है। अगर आपको कोई जरूरी बात करनी है तो मुझे बता दीजिए। मेरा दिल इस कदर अफसुर्दा हो चुका था कि मैंने बिना कुछ कहे ही फोन बंद कर दिया और खामोशी से वहां से निकल गया। कुछ ही देर में मेरा फोन दोबारा बजने लगा था। मैंने देखा तो हिना मुझे फोन कर रही थी, लेकिन इस वक्त मेरा किसी से भी बात करने को दिल नहीं चाह रहा था। मैंने बुझे दिल से अपना फोन बंद कर दिया। बाजी का बताया हुआ कुछ जरूरी सामान खरीदने के बाद मैं घर वापस चला आया। मैंने मुंह दिखाई के लिए कोई तोहफा भी नहीं खरीदा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अम्मा ने क्या देखकर महविश को पसंद किया है, जबकि जितनी खूबियां उन्होंने गिनवाई थी वो सब की सब तो मुझे हिना में नजर आई थी। जब मैं घर पहुंचा तो सभी लोग बारात ले जाने की तैयारी में मगन थे। मैंने सोचा कि मैं अपनी बड़ी बहन से इस बारे में बात करूं, लेकिन वो तो अपने बच्चों में इस कदर मसरूफ थी कि मुझे देखते ही मजीद 2 काम और पकड़ा दिए। दूसरी तरफ मेरी अम्मा आवाज लगाकर कह रही थी कि बारात निकलने वाली है और तू अभी तक तैयार नहीं हुआ है। मैं जबरदस्ती खुद को इस निकाह के लिए राजी कर रहा था, जबकि मेरा दिल तो बागी हो चुका था। मैं तैयार होकर घर वालों के साथ बारात लेकर निकल गया। बहुत सादगी से ही महविश के घर वालों ने सारा इंतजाम किया था। मेहमान भी बहुत ही कम थे और सादगी से ही महविश को मेरे साथ सेहरा बांधकर रुखसत कर दिया गया था। मैंने एक नजर भी उसकी तरफ नहीं देखा था। मैं सारा वक्त ही हिना को ढूंढने में मसरूफ था, लेकिन पर्दे का इंतजाम होने की वजह से मुझे वो कहीं नजर न आई। कोई भी औरत मर्दान खाने की तरफ नहीं आई थी। मैंने महविश को गाड़ी में अपनी माँ के साथ बिठा दिया था और खुद आगे ड्राइवर के साथ बैठ गया था। मैंने ना ही महविश की शक्ल देखी थी और ना ही मुझे उसे देखने में कोई दिलचस्पी थी। मैंने पार्लर के बाहर उसे बहुत अच्छी तरह देख लिया था और मेरा दिल भर गया था। हर थोड़ी देर बाद मेरे दिल में एक हुक सी उठती और यही ख्याल आता कि अम्मा ने न जाने क्यों हिना को छोड़कर महविश को मेरे लिए चुना है। शायद उसकी एक वजह ये थी कि महविश और हिना सगी बहनें नहीं थीं, बल्कि हिना महविश की मामूजात बहन थी और मामू के इंतकाल के बाद महविश के वालिद हिना को अपने घर ले आए थे। इसलिए शायद जब शादी की बारी आई तो उन्होंने हिना के बजाय पहले अपनी बेटी महविश को तरजीह दी। बात जो कुछ भी थी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैंने जल्दबाजी में बहुत बड़ा गलत फैसला कर लिया है और अब मैं सारी जिंदगी अपने फैसले पर पछताना नहीं चाहता था। इसलिए जब मेरी बहन बावर्ची खाने में खड़ी हम दोनों के लिए दुल्हा दुल्हन के लिए दूध के गिलास तैयार कर रही थी तो मैंने खामोशी से उन गिलासों में बेहोशी की दवा मिला दी और अपनी बहन को कहा कि अपनी भाभी को ले जाकर ये दूध पिला दो। मैं थोड़ी देर में अपने दोस्तों से फारिग होकर आता हूँ। मेरी छोटी बहन बहुत भोली बाली थी, वो फौरन ही मेरी बात मान गई। मैंने उसे खुशी खुशी एक चॉकलेट निकाल कर दी और वो चॉकलेट लेते ही दूध की गिलास लेकर मेरे कमरे में चली गई। मैं दोस्तों में जाने के बजाय घर में ही छुप गया और मुनासिब वक्त का इंतजार करने लगा। और जब मैंने देखा कि सब लोग थके हारे अपने अपने कमरों में चले गए हैं तो मैं भी चुपके से अपने कमरे में दाखिल हो गया। मैंने अब छोटी बहन को जो रिश्वत दी थी वो काम कर गई थी और जब मैंने कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी औंधे मुंह बेहोश पड़ी हुई थी। मेरे पास वक्त कम था और मुझे अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाना था। मैंने फौरन ही तहखाने का दरवाजा खोला जो मेरे ही कमरे से निकलता था और फौरन ही अपनी बीवी को उठाकर तहखाने में ले गया और वहीं फेंक आया। वो होश में आने के बाद लाख शोर मचाती, लेकिन उसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं होता। तहखाने का लकड़ी का दरवाजा इतना मोटा था कि अंदर की आवाज बाहर आना मुमकिन ही नहीं था। तहखाने में हवा की आमदोरफ्त का जरिया रखा गया था, इसलिए मैं जानता था कि वो इतनी जल्दी तो नहीं मरेगी और जब मेरा मंसूबा पूरा हो जाता तो मैं खामोशी से उसे खुद ही आजाद कर देता। मैं बिना देखे ही उसे तहखाने में छोड़कर फौरन ऊपर आ गया। मुझे डर था कि कहीं कोई मेरे पीछे कमरे में ना आ जाए। तहखाने का दरवाजा सही तरह से बंद करने के बाद मैंने कमरे के कालीन को दोबारा से बिछाया और जिस तरह से चुपके से कमरे में दाखिल हुआ था उसी तरह वापस बाहर निकल गया और घर से बाहर निकलता चला गया।
घर के दरवाजे से बाहर जाने के बाद मैंने खुद ही घर का दरवाजा लॉक किया और घंटी बजाने लगा। उम्मीद के मुताबिक दरवाजा खोलने के लिए मेरी अम्मा दरवाजे पर आईं और मुझे बाहर खड़ा देखते ही गुस्सा होने लगी कि नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़कर कहाँ चला गया था। मैंने प्यार से अम्मा को कांधों से पकड़ा और कहने लगा कि दोस्तों ने बुलाया था, चलो हम दोनों मिलकर तुम्हारी बहू को देखने चलते हैं। तुमने तो अब तक मुझे उसका चेहरा भी नहीं दिखाया। अम्मा कहने लगी कि मैं तेरे साथ तेरे कमरे में क्यों जाऊंगी, कुछ तो शर्म कर, जा जाकर खुद ही अपनी बीवी का चेहरा देख ले। मैं जबरदस्ती अम्मा को कांधों से पकड़कर अपने कमरे में ले आया कि चलो हम तुम्हारी बहू को साथ मिलकर देखते हैं। मेरे मंसूबे के मुताबिक जैसे ही मैं और अम्मा कमरे में दाखिल हुए तो अम्मा ये देखकर परेशान हो गई कि महविश तो कमरे में मौजूद ही नहीं थी। अम्मा ने शोर मचाकर सारे घर को जमा कर डाला, लेकिन महविश न थी और ना ही किसी को मिलने वाली थी। अचानक ही मैंने अम्मा से कहा कि जब मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा था तो मैंने एक लड़की को टैक्सी में बैठकर जाते हुए देखा था। कहीं वो महविश तो नहीं थी, लेकिन टैक्सी में तो कोई लड़का भी मौजूद था। मेरी बात सुनकर अम्मा एकदम चौंक गई थी। मैंने खुद ही सारे घर वालों के दिमाग में ये बात डाल दी कि महविश अपने किसी आशिक के साथ फरार हो गई है। थोड़ी देर के बाद जब सारे घर को इस बात पर यकीन आ गया कि महविश मौजूद नहीं है बल्कि वो फरार हो गई है, तो अम्मा ने फौरन ही महविश के घर वालों को फोन करके सारी बात बता दी। थोड़ी देर में महविश के वालिद चले आए और किसी सूरत इस बात पर राजी ना हुए कि उनकी बेटी ऐसा भी कुछ कर सकती है। उन्हें अपनी तरबियत पर पूरा भरोसा था। मैंने महविश के वालिद से कहा कि मैंने खुद उसे अपने आशिक के साथ जाते हुए देखा है। मैं उनके साथ बदतमीजी पर उतर आया था और वो मजबूरी में सब कुछ सुन रहे थे। मैंने महविश के वालिद को धमकी दी कि वो उसको ढूंढ कर लाएं, वरना मैं पुलिस में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगा कि उन्होंने जानबूझकर अपनी बेटी से मेरी शादी करवाई और उनकी बेटी ने अपने आशिक के साथ फरार होकर मेरी इज्जत पर दाग लगा दिया। महविश के वालिद एक इज्जतदार आदमी थे और वो खुद भी पूरी तरह परेशान थे। वो मुझे समझाने लगे कि बेटा, दाग तुम्हारी इज्जत पर नहीं लगा, बल्कि ये तो हमारी भी बदनामी है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बेटी ऐसा भी कुछ कर सकती है। मैं गुस्से में उनसे कहने लगा कि एक दिन बाद मेरा वलीमा है, मेरे सारे ही दोस्त और रिश्तेदार शामिल होने वाले हैं। मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? लोग मेरे बारे में कैसी कैसी बातें करेंगे कि मेरी बीवी तो पहली ही रात मुझे छोड़कर चली गई। आपकी बेटी ने मुझे बदनामी के समंदर में गर्क किया है और अब आप ही मुझे इससे बाहर निकालेंगे। मेरी बात सुनकर महविश के वालिद परेशानी से मेरा चेहरा देखने लगे कि भला वो क्या कर सकते हैं। मैंने मौके का फायदा उठाते हुए महविश के वालिद से कहा कि वो मेरी शादी हिना से करवा दें, ताकि मैं लोगों के सामने ये कह सकूं कि ये मेरी बीवी है। मेरी बात सुनकर महविश के वालिद के होश उड़ गए और वो कहने लगे कि ये कैसे मुमकिन है कि मैं तुम्हारी शादी हिना से करवा दूं, जबकि महविश तुम्हारे निकाह में है। मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि महविश और हिना सगी बहनें नहीं हैं, इसलिए आप महविश का गुनाह छुपाने के लिए हिना को मेरे निकाह में दे दें, वरना ये बात सारे जहान में फैल जाएगी और हमारे साथ साथ आपकी रुसवाई का भी बाइस बनेगी। महविश के वालिद ने मेरी बात मान ली और कहने लगे कि शायद अब यही एक रास्ता है जिससे हमारी इज्जत बच सकती है। अगले ही दिन हिना के साथ मेरा निकाह पढ़वा दिया गया और मेरी खुशी की इंतहा न रही। एक बहुत मुश्किल और बड़ा मंसूबा कामयाब हो गया था। मैं सारी जिंदगी महविश के साथ एक समझौते भरी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था। मैंने सोच लिया था कि मैं हिना से शादी करने के बाद महविश को चुपके से आजाद कर दूंगा। जब वो सबको सच्चाई बताएगी तो मैं यही कहता रहूंगा कि वो अपने जिस आशिक के साथ फरार हुई थी उसने महविश को छोड़ दिया है और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए वो मुझे मुजरिम बना रही है। हिना को रुखसत करके मैं अपने घर ले आया था और वो कमरे में मेरी मुंतजिर थी। मैं बिना वक्त जाया किए ही कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद करके उसके करीब चला आया। आज मेरा दिल खुशी से छलांगे मार रहा था। मुझे जिससे मोहब्बत हुई थी वो मेरी साली थी और मैंने बहुत मुश्किल से और बहुत मेहनत के बाद उसे अपनी बीवी बना ही लिया था। मैं हिना के लिए खूबसूरत सी अंगूठी भी खरीद कर लाया था। जैसे ही मैंने हिना का घूंघट पलटा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि ये तो हिना नहीं बल्कि महविश थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी सारी दुनिया चकरा सी गई है। मैंने बहुत हैरत से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहने लगी कि आप ही ने तो मुझसे शादी करके यहाँ लाए हैं। मैं महविश के जुर्म की सजा भुगतने के लिए यहाँ आई हूँ। मैंने हैरत से पूछा कि तुम कौन हो? वो कहने लगी कि मैं हिना हूँ, जिसे आप महविश के बदले अपनी बीवी बनाकर लाए हैं। वो आम सी सांवली सी शक्लो सूरत वाली लड़की जिसे मैं महविश समझ रहा था वो दरअसल हिना थी। मेरा दिमाग पूरी तरह चकरा गया था।
میری جس سے پہلے شادی ہوئی تھی وہ وہی تھی جسے میں نے پہلی ہی نظر میں اپنا دل دے دیا تھا. وہی میری بیوی اور میری پسند تھی جسے بنا دیکھے ہی میں نے نفرت میں تہہ خانے میں ڈال آیا تھا. میں نے ہنا سے پوچھا کہ تمہیں یاد ہے کہ میں نے شادی سے پہلے تمہیں فون کیا تھا. ہنا حیرت سے میری شکل دیکھنے لگی اور مجھے بتانے لگی میں نے فون اسے نہیں بلکہ مہوش کو کیا تھا اور اس نے شرارت میں اپنا نام ہنا بتایا تھا. اس کا ارادہ مجھے تنگ کرنے کا تھا لیکن میں نے بنا بات کیے ہی فون بند کر دیا. اور جب مہوش نے دوبارہ فون ملایا تو میرا فون پوری طرح بند آ رہا تھا. میری نظروں کے سامنے ایک دن پہلے کے وہ لمحے پھر سے گزرنے لگے جب میں نے مہوش اور ہنا کو ایک ساتھ دیکھا تھا. ہنا کہہ رہی تھی کہ مہوش نے اشارے سے اسے خاموش رہنے کا کہا تھا جبکہ ہنا اسے بار بار منع کر رہی تھی کہ وہ غلط بیانی نہ کرے. لیکن مہوش شروع سے ہی بہت زیادہ شرارتی تھی اس لیے وہ نہ مانی اور شرارت میں خود ہنا بن گئی. مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا ہو. وہ لڑکی جس کے لیے میں تڑپ رہا تھا میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے تہہ خانے میں چھوڑ آیا تھا. میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے ہی قالین اٹھایا اور تہہ خانے کا دروازہ کھول کر نیچے اترتا چلا گیا. ہنا مجھے آوازیں دیتی ہوئی میرے پیچھے اتر رہی تھی لیکن مجھے صرف مہوش کا خیال ستا رہا تھا. جب میں نیچے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی. اس کا چہرہ اب بھی گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا. جیسے ہی میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو اس کا چاند سا چمکتا ہوا چہرہ میری آنکھوں میں سما گیا. میں فوراً ہی اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر اوپر چلا آیا اور بیڈ پر لٹا کر اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا. کچھ دیر کی کوشش کے بعد وہ ہوش میں آ گئی اور گمسم سی مجھے دیکھنے لگی. میرے پیچھے کھڑی ہنا بھی ہکا بکا تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. جب مہوش پوری طرح ہوش میں آ گئی اور مجھے اس کی طرف سے کچھ سکون محسوس ہوا تو میں نے مہوش اور ہنا کو بٹھا کر ساری بات سچ سچ بتا دی. میری بات سن کر دونوں کی حالت خراب ہو گئی. وہ دونوں ہی نفرت سے مجھے دیکھنے لگی. میں نے مہوش سے کہا کہ جتنا قصور میرا ہے اتنا ہی قصور تمہارا بھی ہے. تمہارے ایک جھوٹ نے ہم تینوں کو اس مشکل میں ڈال دیا ہے. مہوش کہنے لگی کہ وہ مجھے سچائی بتانا چاہتی تھی لیکن میں نے اس کی بات ہی نہیں سنی اور اس کا فون نہیں اٹھایا. مہوش کو یہ بات بھی بالکل برداشت نہیں ہوئی تھی کہ میں نے اس کے کردار پر الزام لگائے ہیں. میں نے مہوش کو اپنی محبت کا یقین دلایا اور ہنا سے بھی معافی مانگی کیونکہ سارے قصے میں وہ میرے نکاح میں آ گئی تھی. کچھ ہی دیر بعد یہ بات میرے سارے گھر والوں کو پتہ چل گئی تھی. میری اماں نے مجھے بہت برا بھلا کہا تھا اور مہوش کے والد کو فون کر کے بلایا تھا. وہ بیچارے ایک دفعہ پھر پریشانی کے عالم میں دوڑے دوڑے آئے اور سارا سچ جاننے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو میرے ساتھ نہیں رہنے دیں گے. میں ان کے پیروں پر گر پڑا اور اس بات کا اقرار کیا کہ مہوش کی محبت میں نے ایک انتہائی غلط قدم اٹھا لیا تھا لیکن میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں اور مجھے اپنی غلطی کی سزا بھی مل گئی ہے. میں مہوش کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا تھا اور اب میں ہنا کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا کیونکہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا. مہوش اور ہنا دونوں بچپن سے ہی ایک ساتھ پلی بڑھی تھیں اور ان دونوں نے خود ہی یہ فیصلہ کیا کہ وہ دونوں اپنی خوشی سے میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہیں. خدا نے میری قسمت میں ایک نہیں دو شادیاں لکھی ہیں. میں نے ان دونوں سے وعدہ کیا کہ میں ان دونوں کے ساتھ انصاف کروں گا اور ان دونوں کو ہی کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا. مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی اور سبھی لوگوں نے میرے اس غلطی کو دل سے معاف کر کے مجھے زندگی میں آگے بڑھنے کا موقع دے دیا تھا. کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ جلد بازی میں کیے گئے فیصلے انسان کو کتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. اگر میں ایک دفعہ اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ لیتا تو شاید اتنا سب کچھ نہ ہوتا. میری ذرا سی جلد بازی نے مجھے بہت نقصان پہنچایا تھا. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی. امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی. کہانی اچھی لگی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیجیے. اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.